साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज आर्थिक सर्वे 2025-26 का मोटे मोटे हाइलाइट को देखेंगे। हम जो 29 तारीख को मई सीतारमण जी ने जो आर्थिक सर्वे दिया है सदन में, उसका हाइलाइट देखेंगे। हम पूरा डीप इसका हर कॉन्सेप्ट को एनालिसिस नहीं करेंगे, जो हाइलाइट आए हैं उसको देखेंगे और जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको भी नोट करते चलेंगे। 16 अध्याय है उसमें दिए हुए, 16 अध्याय को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला अध्याय। पहले में जीडीपी विकास दर जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसमें कहा गया कि वित्त वर्ष 2025-26 में जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, लिए प्रथम अग्रिम आंकड़े, क्योंकि 2 मार्च 2026 को आएगा अंतिम आंकड़े। तो एस्टिमेटेड आंकड़े है जिसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4 है। ध्यान रखना, भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 7.4 है। जो अभी पहली जो यूएसए की इकोनॉमी है, दूसरी बड़ी इकोनॉमी चाइना की है, तीसरी भारत की बन रही है, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ भारत की है। तो बड़ी जिसकी इकोनॉमी है जैसे कि अमेरिका, चाइना, जापान, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ भारत की है, 7.4 ध्यान में रखना। और जीवीए की वृद्धि 7.3% है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों आंकड़े बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवीए की वृद्धि 7.3 और वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4। अब मतलब भारत लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। हर चौथे साल से फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली छमाही जो अप्रैल से सितंबर के बीच में होती है, छमाही मतलब 6 महीने का, जिसमें विकास की दर लगभग 8% के आसपास रहा था। अप्रैल से सितंबर के आंकड़े के बीच में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% के आसपास रही थी। अब एक और इम्पोर्टेंट कि अगले साल फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए ये अनुमानित आंकड़ा है कि इतने परसेंट ग्रोथ रह सकती है, 6.8 से लेकर 7.2 के बीच में। ध्यान रखना, ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि अगले साल फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की ग्रोथ 6.8 से लेकर 7.2 के बीच रह सकती है। अब मध्यम अवधि में भारत की संभावित विकास दर 6 पॉइंट पहले 5 थी, अब बढ़कर 7.7% हो गई। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत की संभावित विकास दर कितनी है, 7%। यानी संभावित विकास दर यानी भारत को कुछ ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये 7% ग्रोथ तो हमारी रह सकती है, संभावित विकास ग्रोथ। अब है महंगाई। भारत की इस आर्थिक सर्वे में महंगाई में रिकॉर्ड कमी देखी गई है। इसमें देखो, डेडलाइन सीपीआई है ना, मुद्रास्फीति, उसको 1.7 के आसपास हुआ रही है मुद्रास्फीति, यानी महंगाई 1.7 के आसपास दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा है, जिसमें 1.7 के आसपास। और भारत सरकार और इसमें कहा गया है कि 4 से 2% ज़्यादा या 2 पॉइंट ज़्यादा तक बीच में इकोनॉमी हो, महंगाई हो तो सही मानी जाती है। यानी 4 से 2 कम करें तो 2, यानी जो कम से कम महंगाई रहनी चाहिए उससे भी कम है, यानी 1.7% महंगाई रखी गई है। इसके मेन इम्पोर्टेंट क्यों है कि महंगाई कम क्यों हुई, इसमें खाद्य और ईंधन में मतलब इसकी कीमतें घटी, इसलिए कुल महंगाई में कम हो गई है। खाद्य जो जैसे सब्जी वगैरह हो गई, अनाज वगैरह, उसमें कमी आई है। और ईंधन जो हम मिडिल ईस्ट से मंगाते हैं उसमें भी कीमतें घटी हैं। और रसिया से हम ऑयल मंगा रहे हैं, इससे भी महंगाई कम घटी है। क्योंकि जो सिपाही की जो टोकरी होती है उसमें 52.7% इन्हीं का ही योगदान होता है, इनकी कीमतों को देखा जाता है, इसलिए इनकी कीमत बढ़ी तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो गई। अब उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने महंगाई सबसे तेज कम की है। यानी उभरती हुई है, मैक्सिको है, ये जो साउथ अफ्रीका है, इनके मुकाबले
ब्राज़ील है, सबसे कम महंगाई इसकी रही है भारत की। भारत की ग्रामीण महंगाई है वो भी घटी है, ग्रामीण लोगों से तनाव कम हुआ। अब कोर महंगाई, कोर महंगाई इसको कहते हैं कि जिसमें खाद्य और ईंधन को छोड़कर, यानी खाद्य की क्या है कि मौसम की वजह से खाद्य फसलें ऊपर नीचे होती रहती है तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता है, और ईंधन भी फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता है क्योंकि हम बाहर से ईंधन मंगवाते हैं तो इससे भी ऊपर नीचे हो जाती है। इनके अलावा जो महंगाई है, अर्थव्यवस्था में सप्लाई इससे अच्छी हुई और अंतर ओवर हीटिंग नहीं हुई, यानी ये जो कोर महंगाई है उसमें भी कमी आई है। अब परीक्षा में पूछ सकता है कि गोल्डीलॉक्स मोमेंट क्या होता है। गोल्डीलॉक्स मोमेंट क्या हो सकता है, जिसमें विकास तो हाई हो रहा है, यानी 7.4 हो रहा है विकास तो ग्रोथ, लेकिन इससे महंगाई लगातार कम हो रही है, महंगाई भी कम हो रही है, विकास बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स मोमेंट, ध्यान में रखना, क्योंकि इस आर्थिक सर्वे में भी ये दिया गया है कि गोल्डीलॉक्स मोमेंट क्या है, परिभाषा भी दी हुई है। तो उच्च विकास दर और कम महंगाई। अब है उपभोग। भारत में निजी अंतिम उपभोग हुए, यानी भारत के खुद के लोग हैं ना, वो उसमें ग्रोथ हुई, 7% की ग्रोथ देखी गई है। जो भारत के अंदर ही खपत की जा रही है उसको बोलते हैं इसकी, और इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इसकी वृद्धि दर 7% आसपास, यानी भारत की लगभग जो भारत की जीडीपी है उसका 61.5% लोग भारत में ही इसकी खपत हो जाती है। ये 2012 के बाद सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। 2023 में ये 61.5 थी, और ये जो 20 में है जो 61.5 ही है, लेकिन थोड़े से ऊपर है, तो सबसे ज़्यादा परसेंट देखे गए हैं जीडीपी का, यानी जो भी जीडीपी है उसकी खपत 61.5% खपत तो भारत में ही हो जाती है। यानी जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 61.5। क्या हुआ, इससे ग्रामीण मांग अच्छी है और अच्छी फसल से ये मांग बढ़ी है, और शहरी क्षेत्र में टैक्स आसान होने से ये मांग और ज़्यादा सुधरी है। कुल मिलाकर मांग पूरे देश में फैली हुई है। जैसे कि अभी वो जीएसटी में कटौती की थी भारत सरकार ने, जिससे वो आप देखते हो कारें वगैरह सब चीज़ें सस्ती हो चुकी है, इससे भारत में मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और परीक्षा में पूछने लायक सवाल है, जीडीपी में उपभोग की हिस्सेदारी कितनी है, 61.5। हमने कोशिश करी है कि हर वो पॉइंट लिखे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत का निर्यात फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिकॉर्ड 825.3 बिलियन यूएस डॉलर है। भारत का निर्यात कितना है, 825.3 बिलियन यूएस डॉलर, और इसकी ग्रोथ है 6.1। ध्यान में रखना, भारत का निर्यात 825.3 बिलियन यूएस डॉलर। और बैंकिंग में एनपीए रिकवरी रेट फाइनेंशियल ईयर 18 में जो 13.2 थी, वो 2025 में एनपीए में 26.2 हो गई है रिकवरी रेट। ध्यान रखना इस बैंकिंग सेक्टर को लेके। और जो ग्रोस एनपीए था उसमें भी 2.2% से ग्रोस एनपीए भी गिरा है, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और इसमें क्या नीतिगत सुधार संदेश दिया है कि क्वेश्चन नॉट परसिमिज्म, यानी सतर्क रहो लेकिन निराश मत रहो, यानी जो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सावधान होने की ज़रूरत है। जो ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना यूएसए इंडिया के बीच में, और यूक्रेन वगैरह में, मिडिल ईस्ट में जो भू राजनीति में उठक पटक मची हुई है, इसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क होने की ज़रूरत है। लेकिन भारत की घरेलू मांग मजबूत है, डिमांड है ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जा रहा है और रिफॉर्म लागू हो रहे हैं, इससे भारत आगे और बढ़ेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि भारत का फिजिकल डेफिसिट क्या है और क्या इसका टारगेट है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में
फिजिकल डेफिसिट के अलग से जीडीपी का 4.4 था 2000 जो मार्च में 2026 को अंतिम आंकड़ा है, लेकिन इसके ट्रैक पर है भारत की जीडीपी, यानी फिजिकल डेफिसिट 4.4 है, ध्यान में रखना। पिछले वर्षों की तुलना में पोस्ट पैंडेमिक से फिजिकल कंसोलिडेशन कम हुआ, यानी जो कोरोना हुआ था उसमें हमारा फिजिकल डेफिसिट 9 के आसपास चला गया था, जो अभी वर्तमान में 4.4 है। मतलब सरकार ने खर्च नियंत्रित रखा है, लेकिन विकास के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च बढ़ाया है। यानी अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो बाद में अब कभी अलग वीडियो बनाया जाएगा, उसमें बताएंगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है विकास के लिए। ये परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल कि आपके फिजिकल डेफिसिट कितना रहा, जीडीपी का 4.4 रहा है। 4.4 ऑफ जीडीपी हमारा फिजिकल डेफिसिट है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। अब हमारे राजस्व प्राप्तियाँ रेवेन्यू डेफिसिट में सुधार हुआ है, ऐसा सर्वे में कहा गया है। फाइनेंशियल ईयर 2016 से 2020 में जो औसत जीडीपी का 8.5% था, उससे बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2025 में 9.2% हो चुका है फाइनेंशियल रेसिप्ट में। अब इसका मुख्य कारण क्या है, ये क्यों बढ़ा? नॉन कॉरपोरेट टैक्स की वजह से इसमें तेज़ी है। प्री पैंडेमिक में ये 2.4 से पोस्ट पैंडेमिक में 3.3% तक जीडीपी का, ये ध्यान में रखना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2022 में 6.9 थी, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 9.2 करोड़ हो चुकी है, यानी टैक्स रिटर्न फाइल 9.2 करोड़ लोगों ने भरी है। ध्यान में रखना, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। जीएसटी संग्रह अप्रैल दिसंबर 17.4 लाख करोड़ ये देखी गई है, जीएसटी संग्रह हुआ है 17.4 लाख करोड़। परीक्षा पॉइंट टैक्स बेस एक्सपेंशन और टैक्स कंप्लायंस में सुधार। ये जो भारत की जो वर्ल्ड की जो अम्माएँ हैं जो रेटिंग देती रहती है, इसमें 3 सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुआ है 2025 में, और इससे भारत की एजेंसियों ने भारत की फिजिकल डेफिसिट को बेहतर माना है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पूंजीगत जो हमारा मजबूत रहा, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस पर भी विकास को सपोर्ट करता है। अब स्टेटस में संदेश क्या दिया गया है कि राज्यों को भी फिजिकल डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, और ताकि उधार की लागत कम रहे। ये आर्थिक सर्वे में संदेश देते रहते हैं, उसका ये पहले अध्याय का ये संदेश था। कुल मिलाकर फिजिकल पॉलिसी में ने स्थिरता दी है, भरोसा बढ़ाया और ग्लोबल टर्बुलेंस में भारत को मजबूत बनाया। ये कौन कौन 3 अम्मा है, ध्यान में रखना। पहले तो है S&P, फिच और मूडीज़। फिच S&P ने हमारी रेटिंग दी थी BBB माइनस, यानी स्टेबल है, पॉजिटिव आउटलुक। और फिच ने BBB माइनस है, ये इम्प्रूविंग फंडामेंटल्स, इसके लिए ये है। और मूडीज़ ने Baa3 दी है, ठीक है, इसमें स्टेबल होता है। अब बैंकिंग सेक्टर में सुधार, भारत के बैंकिंग सेक्टर में सुधार। अब सितंबर 2025 में 2.2% से मल्टी डेकेडेड लो सबसे कम रहा है। NPA ग्रोस NPA, ध्यान में रखना, ग्रोस NPA 2.2 से कम रहा है, और नेट NPA हमारा 0.5% रिकॉर्ड स्तर लो है। ग्रोस NPA 2.2 है और नेट NPA 0.5 है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसका क्या मतलब है, बैंक के खराब लोन बहुत कम हो चुके हैं, रिकवरी बैंकों की अच्छी है। और IMF, वर्ल्ड बैंक, FSFP 2025 ने भी भारत के बैंकिंग को हेल्दी बताया है। पिछले सालों से तुलना, पहले NPA बहुत ऊंचे थे, अब साफ सुथरा सिस्टम है, इसकी वजह से NPA कम हुआ है।
एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत का GNP कितना है, 2.2, और नेट NPA कितना है, तो 0.5% है, ध्यान में रखना। और बैंकों में क्या सुधार हुआ, क्रेडिट ग्रोथ तेजी में, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और आउटस्टैंडिंग क्रेडिट को ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ 14.5% है, जो पिछले साल 11.2 थी। मतलब बैंक ज़्यादा लोन दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था में पैसा बह रहा है और NPA कम हो रहा है, देख लिया हमने पहले। निवेश और उपभोग इससे बढ़ेगा क्योंकि बैंक ज़्यादा लोन दे रहा है। ये जो क्रेडिट ग्रोथ दिसंबर में 14.5 है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है कि सभी लोग बैंक से लेन देन शुरू करें, UPI वगैरह से करें। तो जनधन अकाउंट 55.02 करोड़ है, जिसमें ग्रामीण और अर्ध शहरी लोग शामिल हैं। ठीक है, 55.02 करोड़ लोगों ने जनधन खाता खुलवाया हुआ है। RBI का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स मार्च 2024 में 64.2 तक पहुंच गए हैं। 64.2% लोगों ने लगभग ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ चुके हैं। और रीजनल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक, जिसकी 700 जिलों में काम है और 92% ब्रांच 92 ब्रांच ग्रामीण अर्ध शहरी में, जिसका डिपॉजिट 6.6 लाख करोड़ का है और एडवांस 4.7 लाख है। मतलब जो गांव में गरीबी और ग्रामीण लोग तो बैंकिंग सेक्टर पहुंचा है और डिजिटल पेमेंट में सुधार हुआ। आज देखते हैं कि हर दुकान पर भी UPI स्कैन वगैरह लगा हुआ है, तो लोग फ़ोन से पेमेंट करना शुरू कर दें। यही है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इस टॉपिक से क्या आ सकता है, इस चैप्टर 3 का फोकस है रिफाइनिंग द रेगुलेटरी टच, नियामक की स्पर्श को बेहतर बनाना से बैंकिंग मजबूती। ये चैप्टर का मुख्य फोकस है इकोनॉमिक सर्वे का। इसमें चैप्टर का मुख्य फोकस दिया हुआ होता है। तो ये क्या नाम है इसका, रिफाइनिंग द रेगुलेटरी टच, इसको ध्यान में रखना। और आंकड़ा क्या है, GNP कितना है, 2.2, मल्टी डेकेडेड लो है इसमें, और नेट NPA 0.5 है, इसको ध्यान में रखना। और क्रेडिट ग्रोथ कितना है, 14.5। ये 3-4 आंकड़े हैं, इसको तीसरे पार्ट का, इसको आप ध्यान में रखना। अभी दो आंकड़े कि जनधन अकाउंट में कितने खाले हैं, अकाउंट कितने हैं, 55.02 करोड़। और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 64.2 मार्च 2024 का आंकड़ा है। और इस संदेश क्या देता है इसमें कि बैंकिंग मजबूत हुआ है। इस आंकड़े देखते हैं, क्रेडिट फ्लो इंक्लूजन से अर्थव्यवस्था रेजिलियंट लचीली बनी है। निर्यात की बात करते हैं। हाँ नहीं मैं पढ़ूँ। हाँ निर्यात को लेके बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल निर्यात 825.3 बिलियन US डॉलर था और इसकी ग्रोथ है 6.1 की। यानी भारत की निर्यात में ग्रोथ है वो 6.1 की है। और निर्यात भारत ने पूरे साल में इतना किया, 825.3 बिलियन US डॉलर। भारत मुख्य रूप से क्या निर्यात करता है, सेवा निर्यात करता है, जिसमें IT सॉफ्टवेयर वगैरह है, इसका मजबूत प्रदर्शन है। और क्या करता है, मर्चेंडाइल में माल निर्यात में क्या करता है। और इसमें चुनौतियाँ भी आ रहा है कि भारत में ट्रेड वॉर चल रहा है US चाइना के बीच में, और US ने टैरिफ लगा दिए, लेकिन कुल मिलाकर निर्यात मजबूत हुआ है। और मजबूत किन वजह से हुआ है, इन सेवा निर्यात की वजह से। सेवा निर्यात ने करंट अकाउंट डेफिसिट CAD को कंट्रोल में रखा है। ये सेवा निर्यात नहीं हो तो हमारी माल निर्यात तो हमेशा डेफिसिट में रहता है। इस सेवा निर्यात ने ही हमारे इस करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में रखा है, जो हमारे कितना था, 4.4 डेफिसिट था। करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2025 में CAD GDP का कम स्तर पर कंट्रोल में
4.4% है CAD, ध्यान में रखना। सेवा निर्यात और मजबूत रेमिटेंस, जो बाहर बैठे भारतीय लोग हैं वो अपने घर पे पैसा भेजते हैं और उससे बहुत शानदार पैसे भेजते हैं, तो मजबूत रेमिटेंस CAD कम हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि भारत को विदेशी मुद्रा में ज़्यादा कमी नहीं आई है और अर्थव्यवस्था सुरक्षित है। भारत के पास एफिशिएंट फॉरेन करेंसी है। अब भारत की मुद्रा भंडार, मजबूत वैश्विक अनिश्चितता में बफर के रूप में काम किया है। यानी भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वैश्विक रूप से अनिश्चितताएं फैली हुई है, फिर भी भारत क्या मजबूत बना हुआ है। अब विस्तृत आंकड़े जो अभी 600-700 बिलियन डॉलर के बीच में है, लेकिन इसका फाइनल अभी आंकड़ा इसमें नहीं बताया। RBI ने लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी मैनेज की है। और अब इसका एग्जाम के रिलेटेड क्या चुनौतियाँ हैं, क्या बातें हैं, वो देखते हैं। वैश्विक चुनौतियाँ जैसे ट्रेड पॉलिसी, US और इंडिया के बीच में होने इसकी अनिश्चितता है, और एनर्जी वेपनाइजेशन हो रहा है वर्ल्ड में। भारत की रणनीति क्या है, इम्पोर्टेंट है। इस ऐसी सिचुएशन में भारत की रणनीति क्या है, भारत सरकार ने क्या रुख अपनाया। भारत की रणनीति है लॉन्ग टर्म प्ले। क्या है, लॉन्ग टर्म प्ले। और डाइवर्सिफिकेशन, यानी विभिन्न देशों के बीच व्यापार करना। और PLI स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग को पुष्ट देना, जैसे FTA करना, जो अभी 27 जनवरी को EU के साथ भारत ने FTA किया है। ऐसे ही और देशों के साथ FTA करके लॉन्ग टर्म प्ले करना है और स्वदेशी को आगे बढ़ाना है। ऐसे अब है परीक्षा के लिए, और चौथे पार्ट में क्या होता है, चौथे पार्ट का प्लेइंग द लॉन्ग गेम, तो वैश्विक दौड़ भाग में लंबा खेलने के लिए कोशिश करना। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल निर्यात कितना था, 825.3 US डॉलर, और इसका मुख्य ड्राइवर क्या था, सेवा निर्यात। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। अब हमारे पांचवा चैप्टर है, 16 चैप्टर टोटल है, उसमें से पांचवा चैप्टर हेडलाइन CPI मुद्रास्फीति। यानी हेडलाइन मुद्रास्फीति जो वो है वो कितनी है, वो 1.7% है। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो कितनी है, 1.7 है। जो CPI शुरू हुई है 2012 से, तो उससे सबसे कम है CPI इस बार 1.7। और इसे गोल्डीलॉक्स आपको बताया था ना मैं शुरू में, वो सिचुएशन बनी हुई है। यानी भारत की ग्रोथ तो बढ़ रही है, लेकिन महंगाई इतनी नहीं बढ़ रही, महंगाई बहुत कम बढ़ रही है। अब इसका मुख्य कारण वो बताया मैंने शुरू में कि खाद्य और ईंधन कीमतों में गिरावट है, और जो इस खाद्य और ईंधन की कीमतों में जो CPI बास्केट होती है उसका रोल 52.7% है। उभरती अर्थव्यवस्था में भारत 2025 में महंगाई सबसे तेज कम हुई है, जो 1.8% के अंक में गिरावट हुई है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अप्रैल दिसंबर 2025 में औसत CPI महंगाई 1.7% थी। खाद्य मुद्रा स्फीति प्रमुख ड्राइवर, सब्जियां, दालें आदि प्रमुख वस्तुओं की कीमतें घटी है, जिससे लगातार इससे महंगाई में गिरावट आ रही। अच्छी फसल, सरकारी बफर स्टॉक, सरकार ने अच्छा सा बफर स्टॉक किया हुआ है। एडिबल ऑयल पर कस्टम ड्यूटी कम करने और सप्लाई चेन में सुधार से ये महंगाई कम करने में मदद मिली है। ग्रामीण महंगाई में ज़्यादा कमी आई है। इससे क्या हुआ, ग्रामीण लोगों की खरीद की क्षमता बढ़ी। और परीक्षा में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि महंगाई कम होने का मुख्य कारण क्या है, ध्यान में रखना, खाद्य और ईंधन डिसइन्फ्लेशन। ध्यान में रखना कि CPI कम होने का मुख्य कारण क्या है, खाद्य और ईंधन डिसइन्फ्लेशन। अब कोर महंगाई किसको कहते हैं, कोर महंगाई वही तो CPI के जो आंकड़े आते हैं उसमें 52% के आसपास जो खाद्य और ईंधन है उसको बाहर निकाल दो, तो बाकी जो सामान बचते हैं
उसको बोलते हैं कोद मुद्रास्फीति। कोर भी नरम हुई है, लेकिन कुछ कीमतें धातुओं से प्रभावित हैं। कुल मिलाकर महंगाई उम्मीदें अच्छी तरह एंकर हो गई। आरबीआई की क्रेडिबिलिटी मजबूत हुई है महंगाई को कंट्रोल करने से। अब ये 5वां चैप्टर, इसका फोकस क्या है? इन्फ्लेशन टेम्ड एंड एंकर्ड। महंगाई को नियंत्रित और स्थिर करना, ये 5वां का लक्ष्य था हमारा, जो देखा हमने। और सबसे कम महंगाई कब और कितनी? अप्रैल 2025 में हुई है, जो 1.7% है CPI। और EM जो उभरते हुए देशों में सबसे ज़्यादा गिरावट 1.8% गिरावट, ठीक है, भारत में हुई है। और क्या? CPI बास्केट में ईंधन और खाद्य का हिस्सा 52.7%। फाइनेंशियल ईयर 2027 में महंगाई आउटलुक, RBI का टारगेट है कि 4% से 2% कम भी हो सकता है, 2% के बीच हो, तो ये टारगेट रहता है। यानी 2 से लेके 6% तक महंगाई हो तो काबू में रहेगी। RBI का टारगेट बैंड ये होता है। अब 5वां पार्ट हो गया, अध्याय पूरा हो गया। अब 6वां अध्याय लेते हैं। इसमें कृषि का योगदान और रोजगार। कृषि और संबंध क्षेत्र GDP का लगभग 20% है। कृषि का योगदान GDP में 20% है। और रोजगार कितने परसेंट लोगों को दे रहा है? 46.1% लोगों को रोजगार कृषि दे रहा है। उत्पादन और विकास। भारत का खाद्य उत्पादन 3,577.3 लाख मीट्रिक टन हमारा अनुमान है खाद्यान्न उत्पादन का। 3,577.3 लाख मीट्रिक टन, जो पिछले साल से कितना लाख मीट्रिक टन है? कम है, ज़्यादा है, 254.3 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा है इस बार खाद्यान्न उत्पादन। इसमें मुख्य ड्राइवर क्या है? जो चावल है, गेहूँ है, मक्का और कोर्स सीरियल, ये ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। बागवानी में भी हमारे अच्छा सुधार हुआ है, जो कितना 352.08 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। पहली बार जीवी में इतना ज़्यादा उत्पादन हुआ है, और जीवी में इसका योगदान है 33% योगदान बागवानी का है, हॉर्टिकल्चर का है। और इससे एलाइड सेक्टर भी है, और इसकी ग्रोथ भी बढ़ी है। पशुपालन में, लाइव स्टॉक में फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीवी में 195% बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पशुपालन और मत्स्य पालन में भी 140% की जीवी बढ़ा है, जो पिछले दशक में सबसे ज़्यादा है। अब औसत ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2025 में कृषि जीवी 4.5% औसत है। और परीक्षा में पूछने लायक यही सवाल था, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 3,577.3 लाख मीट्रिक टन। और उत्पादकता और चुनौतियाँ। कई फसलें जैसे मक्का, सोयाबीन, दालें, अनाज की यील्ड वैश्विक औसत से कम उत्पादन दे रही है। जो मक्का है, सोयाबीन है, दालें, अनाज है, ये वैश्विक औसत से कम उत्पादन दे रही है। चुनौतियाँ क्या है? भारत में छोटे खेत हैं, सिंचाई की कमी है, और मशीनीकरण कम है, और मिट्टी की सेहत भी खराब हो रही है यूरिया वगैरह इस्तेमाल करने की वजह से। ये सब डाटा हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया गया है, उसको हमने यहाँ यूज़ किया है। लेकिन एलाइड सेक्टर तेज बढ़ रहे हैं। पशुपालन 6.1% की ग्रोथ से, और मत्स्य 7.2 से 8.8% की ग्रोथ दिखा रहा है। अब ये सेक्टर सुधार के मुख्य वजह क्या है? और भी है सरकारी योजनाएं और सुधार। MSP लागू की सरकार ने, जो 18-19 में 1.5 लागत का 1.5 गुना दे रही है MSP। और PM किसान योजना, जिससे पैसे मिलते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, PMDC, इससे पानी की बचत होती है। और क्या स्कीम है? ये इम्पोर्टेंट है, कृष्णोन्नति योजना, जो 8 स्कीमों का छाता है। कृष्णोन्नति योजना कौन कौन सी? MIDH,
NFSNM, SAM, DAM और NM, EO, OS या OP, MOVC, DNER ये आदि योजना, इन 8 योजनाओं को मिला के क्या है, कौन सी योजना बनी है? कृष्णोन्नति योजना। FPOs की जो ई नाम चलती है मंडियों में, उसमें 1.7 लाख करोड़ किसान जुड़े हुए हैं। ठीक है, ई नाम में। अब परीक्षा में पूछने लायक क्या है, छठे पाठ को लेके कि इस चैप्टर का मुख्य फोकस क्या है। छठे पाठ, राइजिंग प्रोडक्टिविटी, सिक्योरिंग इनकम्स एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है छठे पाठ की मुख्य फोकस इसमें दिया गया है। यानी उत्पादकता, आय सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा ये। और कृषि रोजगार का हिस्सा 46.1% है कृषि का रोजगार में हिस्सा। और खाद्य उत्पादन कितना है? 3,577.3 लाख मीट्रिक टन, जो पिछले साल से 254.3 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है। लाइव स्टॉक जीवीएम में बढ़ोतरी 195% है। हॉर्टिकल्चर उत्पादन कितना है? 352.08 मीट्रिक टन। MSC फिक्सेशन लागत का 1.5 गुना मिलता है MSC से MSP में। अब है नया अध्याय, सेवा क्षेत्र का योगदान। ये भारत की GDP का मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सेवा क्षेत्र का GVA में योगदान 56.4% है। GVA में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? जो भारत टोटल GVA उत्पादन करता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसमें 56.4% सेवा क्षेत्र का है फाइनेंशियल ईयर 2026 के अनुसार। ठीक है, और GDP में सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है? तो 60% से ज़्यादा है। मतलब भारत के विकास का मुख्य इंजन सर्विस सेक्टर है, जो स्तर और उच्च विकास वाला है। यानी इसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं आ रहा है और उच्च विकास वाला है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत के GVM में सेवा सेक्टर का क्या योगदान है? तो 56.4% है। अब विकास दर और स्थिरता, सेवा क्षेत्र की विकास दर और स्थिरता। सेवा क्षेत्र का विकास औसत वार्षिक ग्रोथ 7 से 8% सालाना है और उतार चढ़ाव बहुत कम होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन केवल 1.122, मैन्युफैक्चरिंग में 4.20 और इंडस्ट्री में 3.07 है। मतलब कृषि और इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव ज़्यादा आते हैं, लेकिन सेवा क्षेत्र में इस तरह का काम कम होता है। सेवा क्षेत्र की वोलेटिलिटी कम है, 1.22 है। निर्यात और वैश्विक स्थिति, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है दुनिया में। वैश्विक सेवा व्यापार में भारत का हिस्सा 2% से बढ़कर 4.3% हो गया है। वैश्विक सेवा व्यापार में भारत का हिस्सा 4.3% है, दोगुने से ज़्यादा बढ़ गया है। इस सेवा निर्यात की वजह से भारत का CGD कंट्रोल हो रहा है और एग्जाम में पूछ सकता है कि वैश्विक सेवा व्यापार में भारत का शेयर कितना है? 4.3%। और ये सेवा सेक्टर रोजगार कितना दे रहा है? FDI कितना ला रहा है? तो सेवा क्षेत्र रोजगार 60% है, तो काफ़ी बड़े पैमाने पर रोजगार भी दे रहा है और ख़ासकर शहरी युवाओं को रोजगार दे रहा है। जो IT में जानकार है, जो डिजिटल रूप से सशक्त है, उसको दे रहा है। और FDI भी सेवा सेक्टर बहुत ज़्यादा ला रहा है और आकर्षित कर रहा है। अब क्या चुनौतियाँ भी है सर्विस सेक्टर को, क्योंकि जो AI की वजह से है ना, तो टेक्नोलॉजी में तेज़ी से उतार चढ़ाव आ रहा है और भारत के स्किल गैप भी है। इमिग्रेशन है कि भारत थोड़ा बहुत कुछ भारत के लोग जानते IT सेक्टर में जानते हैं तो फॉरेन चले जाते हैं। और नियम सख्त है, डेटा लोकलाइजेशन पे जोर दिया जा रहा है, इससे भी चुनौतियाँ सामना करना पड़ रहा है। नए क्षेत्र डिजिटल सर्विसेज, नॉलेज इंटेंसिव एक्टिविटीज़, AI इनेबल्ड सर्विस। अब जो इस पूरे चैप्टर का जो परीक्षा में क्या क्या आ सकता है वो ही देखते हैं हम। इम्पोर्टेंट क्या क्या है कि
भारत की सर्विस सेक्टर की ग्रोथ जीवीए में क्या योगदान है, तो 56.4% सेवा क्षेत्र का जीवीए में योगदान है। वैश्विक सेवा निर्यात में कितना परसेंट है, 4.3%। सेवा ग्रोथ औसत कितना है, 7 से 8% सालाना ग्रोथ कर रही है। वेलोसिटी स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, 1.22, सबसे कम है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री से लेकर। भारत सेवा सेक्टर में निर्यात में कौन सी रैंक लगाता है, तो 7वीं रैंक लगाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट, उद्योग सेक्टर का विकास दर। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडस्ट्री का जीवीए 7% था। जो सेवा सेक्टर का कितना था, आपको मैंने बताया था। मैन्युफैक्चरिंग जीवीए 7.72 से बढ़ा Q1 में, Q2 में 9.13 से बढ़ा। मतलब उद्योग क्षेत्र ने मोमेंटम हासिल किया है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं से सतर्क रहना जरूरी है। परीक्षा में पूछने लायक कि इंडस्ट्री का जीवीए कितना है, 7%। अब उच्च तकनीकी उद्योगों का योगदान। मीडियम और हाईटेक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड का 46% लगभग योगदान देती है। हाई टेक इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड में जो हाईटेक और मीडियम हाईटेक इंडस्ट्री है वो पूरे मैन्युफैक्चरिंग में कितना योगदान दे रही है, 46.3%। मतलब क्या है इसका मतलब ये है, उद्योग अब लो टेक से हाई टेक की ओर शिफ्ट हो रहा है। इससे ज़्यादा वैल्यू, बेहतर रोजगार और निर्यात क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। और इसमें जो उद्योग में सेक्टरल परफॉर्मेंस क्या है, स्टील, सीमेंट, कोल, ये घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो रहा है और फार्मास्यूटिकल निर्यात में स्थिरता बनाए रखा हुआ है। कुल मिलाकर उद्योग क्षेत्र ने रेजिलियंट दिखाई है, लेकिन ग्लोबल हेडविंड्स जो चल रहा है वो तो उससे प्रभावित हुआ है। अब इस सेक्टर में जो 8वां चैप्टर था उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने से हो सकती है। इसका मुख्य फोकस था इंडस्ट्रीज नेक्स्ट लीप। और ये जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडस्ट्री की जीवीए 7%, मैन्युफैक्चरिंग का जीवीए 9.13, हाईटेक इंडस्ट्री का योगदान 46.3% पूरे मैन्युफैक्चरिंग में। अब 9वां पार्ट देखते हैं, पूंजीगत खर्च देखते। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं कैपेक्स, यानी CAP इसका ले लिया और इसका ले लिया और EX इसका ले लिया, कैपेक्स बन गया पूंजीगत खर्च। केंद्र सरकार का कैपिटल आउटले फाइनेंशियल 2024-22 में 5.92 लाख करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 2026 में 11.21 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया है, जो लगभग 89% की बढ़ोतरी हुई है। 2022 से 2026 में लगभग 89% की बढ़ोतरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकार अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा योगदान दे रही है। फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2022 तक का क्या कैपेक्स 92% बढ़ा था। 2019 से लेकर 2022 में 92% बढ़ा था और 2022 से 2026 तक 89% बढ़ा है। जो 3.07 लाख करोड़ था वो 5.92 लाख करोड़ हुआ था 2022 में। मतलब सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार निवेश बढ़ाया, यानी 19 से 22 में भी 92% और 22 से 26 तक 89% बढ़ाए। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जोर दिया जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था को बूस्ट देता है। परीक्षा में पूछा क्या जा सकता है कि भारत का कैपेक्स बजट क्या है 2026 में, तो 11.21 लाख करोड़ है कैपेक्स में। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है, इंफ्रा पर सार्वजनिक खर्च का मल्टीप्लायर 2.5 से 3.5 गुना है। मल्टीप्लायर क्या होता है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11 लाख करोड़ खर्च करता है, तो इसका कितना गुना इंडस्ट्री को मिलता है, ये है हमारे GDP को मिलता है। ये इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट।
अर्थात 1 रुपये से 2.5 से 3.5 रुपये GDP बढ़ता है कैपेक्स के माध्यम से। मतलब इन पर निवेश से रोजगार, उत्पादकता और विकास तेज होता है। ऐसा जैसे सड़क बनेगी तो सड़क पे जितना पैसा खर्च होगा ना, उसे 2 पॉइंट, मान लो 1 रुपये में सड़क बनती है तो उसके GDP में योगदान क्या बन जाता है। सड़क कितना फ़ायदा करती थी, 2.5 से 3.5 रुपये की फ़ायदा कर सकती है। मुख्य सुधार और योजनाएं। PM गति शक्ति जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स में योगदान दे रहे। नेशनल मास्टर प्लान 2021, इस पर ध्यान दिया जा रहा है सरकार का। मल्टी मॉडल GIS आधारित प्लानिंग, जैसे PM गति शक्ति पब्लिक लॉन्च से डेमोक्रेटाइज पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हाईवे, रेल, बंदरगाह, ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और PPP मोड में सुधार, जिसमें पुराने मॉडल से सीखकर अब बेहतर कॉन्ट्रैक्ट, रिस्क शेयरिंग और पार्टनरशिप पर जोर दिया जा रहा है। नए क्षेत्र, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। हेल्थ, एजुकेशन, वेयर हाउसिंग, सैनिटेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर भी PPP के माध्यम से जा रहा है। अब परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि 9वां चैप्टर का मुख्य फोकस क्या है। स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी, कैपेसिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी, कैपेसिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। 2026 में कैपेक्स का बजट 11.21 लाख करोड़, जो 2022 से कितना परसेंट बढ़ गया है, 89%। कैपेक्स मल्टीप्लायर क्या है, 2.5 से 3.5 GDP का। इस कैपेक्स को लेके PM गति शक्ति, PP में सुधार, बेहतर रिस्क शेयरिंग, पार्टनरशिप और नए सेक्टरों में विस्तार। ठीक है, ये था 9वां। अब है 10वां अध्याय, क्लाइमेट अडॉप्शन। अब वैश्विक रूप से कहा जाता है विकासशील देशों को 2025 तक सालाना 310 से 365 बिलियन डॉलर हर साल ज़रूरत होती है क्लाइमेट को अडेप्शन करने के लिए, क्लाइमेट में सुधार करने के लिए। लेकिन भारत को मिलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक अडॉप्शन में फाइनेंस केवल 26 बिलियन डॉलर ही, बहुत कम मिलता है। और भारत की रणनीति क्या है कि जो भी पैसा क्लाइमेट अडॉप्शन को लेकर लगाएंगे ना, इससे भारत का विकास डेवलपमेंट लेड से करेंगे, यानी भारत का विकास भी और क्लाइमेट में भी सुधार हो। जैसे इसमें सोलर लगा दिया, सिंचाई में पैसे डाल दिए, बाढ़ नियंत्रण पे और रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे क्लाइमेट भी सुधार होगा और पैसे भी इसमें लग जाएंगे। भारत का अडॉप्शन संबंधित घरेलू खर्च फाइनेंशियल ईयर 2016 में GDP का 3.7 से बढ़कर काफ़ी सुधार हुआ है। परीक्षा में पूछा जा सकता है अडॉप्शन फाइनेंशियल गैप कितना है। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि 310 से 365 बिलियन सालाना 2035 तक अडॉप्शन फाइनेंस गैप। और मिटिगेशन, रिन्यूएबल और ट्रांजिशन। रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर, भारत ने क्षमता बढ़ाई है, लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स जो लिथियम कोबाल्ट की ज़रूरत है उसके लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। भारत काफ़ी बड़ी मात्रा में सोलर पैनल लगा रहा है। हम राजस्थान से हैं, मैं राजस्थान से हूँ, तो यहाँ राजस्थान में देखते हैं कि काफ़ी इसमें सुधार हुआ है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लाई है भारत सरकार ने। क्या लाई है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। इसमें क्या है कि जो कंपनी कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा करती है, तो वो कंपनी जो कार्बन उत्सर्जन कम करती है, कार्बन पर्यावरण को प्रोत्साहन देती है, अच्छा करती है, उससे वो क्रेडिट खरीद सकती है। तो ऐसा एक स्कीम लाई है जिसमें कार्बन की ट्रेडिंग हो, जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लाई है। और विभिन्न प्रकार के भारत सरकार ने बॉन्ड इश्यू किए। इसमें भारत ने ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड, येलो बॉन्ड, ट्रांजिशन बॉन्ड आदि शुरू किए। ग्रीन तो जंगलों के लिए, ब्लू समुद्र के लिए और येलो सोलर पैनल के लिए, सूर्य के लिए। अब परीक्षा में याद रखने लायक जो 10वें पार्ट में क्या क्या है देखते हैं। इसका मेन फोकस है बिल्डिंग ए रेजिलियंट, कॉम्पिटिटिव एंड डेवलपमेंट ड्रिवन इंडिया। अडॉप्शन फाइनेंशियल गैप कितना है, 310 से 365 बिलियन डॉलर सालाना। भारत का अडॉप्शन खर्च कितना है,
फाइनेंशियल ईयर 2016 में जीडीपी का 3.7 था। और इसको लेके इम्पोर्टेंट स्कीम क्या है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS और मिशन लाइफ फॉर एनवायरमेंट, रेगुलेशन शिफ्ट, रिस्क बेस्ड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और आउटकम ओरिएंटेड। अब है 11वां नया अध्याय, शिक्षा क्षेत्र। इसमें क्या सुधार हुआ है, स्कूल नामांकन 25 करोड़ छात्र और 14.7 लाख करोड़ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिन्हें 1 करोड़ से ज़्यादा शिक्षक सपोर्ट कर रहे हैं। NEP 2020 के प्रभाव, सोशल इमोशंस लर्निंग, लाइफ स्किल और पीयर बेस्ड लर्निंग पर फोकस दिया गया है। और क्या हो रहा है, उच्च शिक्षा और स्कूल स्तर पर पहुंच और गुणवत्ता में सुधार, मतलब शिक्षा अब इंक्लूसिव और आउटकम ओरिएंटेड हो रही है। सभी लोगों को शिक्षा मिल रही है और इससे आउटकम भी मिल रहा है। और परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट है कि स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है, 25 करोड़। अब हेल्थ से रिलेटेड, भारत का ओबेस बच्चे ज़्यादा संख्या हो रही है। 2020 में 3.3 करोड़ थे, जो 2035 में बढ़कर 8.3 लाख करोड़ होने का अनुमान है ओबेस बच्चों का। मोटापे से जुड़ी बीमारियां भी फैलेगी। NCD जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट इसके लिए ज़रूरत है। आउट पेशेंट सर्विसेज, डायग्नोस्टिक और प्राइमरी केयर पर दबाव रहेगा। अब सरकार ने क्या कहा, प्राइवेट सेक्टर और नागरिकों की भूमिका है इसमें कि बच्चे ओबेस, मोटापे से ग्रसित नहीं हो। ओबेसिटी और NCD से मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण है प्राइवेट सेक्टर और लोग, डिजिटल हेल्थ और लाइफस्टाइल चेंज करके इसको सुधारा जा सकता है। परीक्षा के लिए पॉइंट ये कि 2035 तक ओबेस बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8.3 करोड़ बच्चे ओबेस हो जाएंगे। बहुत बड़ी संख्या है ये। तो नीतिगत सुधार है कि NEP, आयुष्मान भारत, टीकाकरण, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पे जोर दिया जा रहा है। और परीक्षा पे क्या है इसके खास, 11 चैप्टर का मुख्य फोकस है व्हाट वर्क्स एंड व्हाट्स नेक्स्ट, ये क्या काम हो रहा है और क्या आगे करना है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सफलता है और अगले कदम। स्कूल में छात्रों की संख्या 25 करोड़, चाइल्डहुड ओबेसिटी 3.3 करोड़ बच्चे और 2025 तक 8.3 करोड़ हो सकते हैं, अनुमान है। मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या है, ओबेसिटी और NCDs, लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर डिमांड बढ़ेगा, संदेश प्राइवेट सेक्टर, नागरिक भूमिका को डिजिटल हेल्थ से सस्टेनेबल ह्यूमन कैपिटल बनाना। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है रोजगार का रुझान, रोजगार के बारे में। कुल रोजगार 15 वर्ष की आयु से ज़्यादा, Q2 में फाइनेंशियल 2026 में 56.2 करोड़ लोग रोजगार में लगे हुए हैं। 56.2 करोड़ लोग रोजगार में जुड़े हुए हैं, जो 15 साल से ज़्यादा है। नई नौकरियां Q1 फाइनेंशियल 2026 से Q2 फाइनेंशियल 2026 में 8.2 लाख नई नौकरियां बनी है 3 महीनों में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार, फाइनेंशियल 2024 में 6% ईयरली ग्रोथ है, जो 2023 में 10 लाख नई नौकरियां जुड़ी। अब स्किलिंग और EI एरा चुनौतियाँ। EI से नौकरियां बदलेगी, निश्चित रूप से बदलेगी, लेकिन इसमें क्या करना है कि हमें EI से लेबर मार्केट, स्किल और ह्यूमन वेलफेयर से जोड़ना है। EI को ह्यूमन से जोड़ना है, उसकी स्किलिंग बढ़ानी है और EI को लेबर मार्केट बनाना है। इसका मतलब क्या, EI को लेबर और ऑगमेंटेशन काम में मदद करने के लिए इस्तेमाल करना, EI को लेबर के लिए, न कि रिप्लेसमेंट बनाना है। परीक्षा पॉइंट, EI इकोनॉमिक काउंसिल का उद्देश्य क्या है। अब इस EI के लिए इकोनॉमिक काउंसिल बनाई जाएगी
ए के लिए क्या बनेगी, AI इकोनॉमिक काउंसिल, जो क्या देखेगी, क्या करेगी, AI को भारत की लेबर रियलिटी और स्किलिंग से जोड़ेगी। AI इकोनॉमिक काउंसिल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। AI इकोनॉमिक काउंसिल जो बनाएगी, प्रस्ताव किया है AI इकोनॉमिक काउंसिल, AI को लेबर मार्केट, स्किलिंग और ह्यूमन वेलफेयर से जोड़ने की। अब इस चैप्टर में एग्जाम से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ 12 चैप्टर का मुख्य फोकस गेटिंग स्किलिंग राइट, स्किलिंग को सही दिशा देना, खासकर AI एरा में। रोजगार कितना है, 56.2 करोड़ लोग फाइनेंशियल ईयर 2026 में रोजगार से जुड़े हुए हैं, और ये क्वार्टर में ग्रोथ है 8.7 लाख करोड़ की नई नौकरियां पैदा हुई है, और 6% ईयरली ग्रोथ है जो 10 लाख नए नौकरियां पैदा कर रही है। और ये प्रस्ताव आया है AI इकोनॉमिक काउंसिल की, जो बनेगी, जो AI को लेबर और स्किलिंग से जोड़ने में मदद करेगी। ठीक है, ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस कौन से 12 पार्ट। अब है 13वां पार्ट, चैप्टर शुरू, गरीबी और असमानता में कमी। विश्व बैंक ने गरीबी लाइन की अपडेट की है, जो पहले $2.5 थी पर डे, जिसको $3 पर डे कर दिया है 2021 में। ठीक है, भारत की गरीबी दर 2022-23 में क्या है, एक्सट्रीम गरीबी 5.3% और लोअर मिडिल इनकम गरीबी 23.9%। मतलब पिछले कुछ सालों में लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले, सामाजिक योजनाओं में मदद मिली। और परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है कि एक्सट्रीम गरीबी कितनी है, 5.3% भारत में गरीबी। अब है एग्जाम में पूछने वाला सबसे इम्पोर्टेंट कि मनरेगा को अपग्रेड और नई योजना बनाई है, जिसको VB राम जी एक्ट 2025 के द्वारा, VBG राम जी एक्ट 2025, जो पहले पुरानी स्कीम थी मनरेगा, जिसमें 100 दिन की गारंटी, लेकिन कई समस्या आई, जिसमें लीकेज, मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था, डिजिटल अटेंडेंस बाईपास, कम घरों को, और 100 दिन फुल डे। अब इसमें नई स्कीम क्या है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, VB राम जी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस स्कीम में क्या कहा गया है, इसमें रोजगार गारंटी 125 दिन की होगी, 100 दिन की जगह। अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रति ग्रामीण घराना प्रति वित्त वर्ष। फोकस किन किन क्षेत्रों पर, 4 सेक्टर पर। जो प्राइमरी सेक्टर है, वाटर सिक्योरिटी पे फोकस ध्यान दिया जाएगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और लाइवलीहुड पे, और एक्सट्रीम वेदर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। मतलब क्या है, रोजगार अब सिर्फ वर्क नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलियंस से जुड़ा हुआ है। यानी जो VB राम जी स्कीम है, इसमें लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, और जो कभी क्लाइमेट रेजिलियंस से ये जुड़ जाएगा, कभी वो आपदा वगैरह है तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो परीक्षा में पॉइंट, VB राम जी एक्ट में रोजगार गारंटी कितने दिन की है, 125 दिन की। नीतिगत सुधार, भागीदारी से साझेदारी, ग्रामीण विकास, अब कम्युनिटी, टेक और प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप से संदेश, गरीबी और समानता को कम करना, इंक्लूसिव ग्रोथ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना विकसित भारत के लिए जरूरी है, ग्रामीण को आगे बढ़ना। अब परीक्षा के लिए इस पार्ट में क्या है, इस चैप्टर का मुख्य फोकस फ्रॉम पार्टिसिपेशन टू पार्टनरशिप, ग्रामीण विकास में भागीदारी से साझेदारी, एक्सट्रीम गरीबी 5.3% और $3 के मुकाबले पर डे। VB राम जी एक्ट, जिसमें रोजगार 125 दिन का। ठीक है, और VB राम जी का फोकस वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, अब नेक्स्ट
एआई का वैश्विक और भारतीय संदर्भ। ये अब नॉर्मल टेक्नोलॉजी बन गई है, जैसे इंटरनेट और मोबाइल, वो तो पता है। भारत की रणनीति फ्रंटियर मॉडल, जैसे एलएलएम की रेस में नहीं जाकर पढ़ना, बल्कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और ड्रिवन सिस्टम पर फोकस करना भारत की स्ट्रेटजी है। ठीक है, भारत को क्या है, एलएलएम की रेस में नहीं पढ़ना भारत बल्कि डिसेंट्रलाइज एआई को एप्लीकेशन करना है। एआई को ऐसा सिस्टम बनाना है जो कम कैपिटल, कम एनर्जी और ज़्यादा स्केलेबल पर काम करने का, क्योंकि भारत के पास बड़ी मात्रा में जनसंख्या है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब फायदा, भारत की लेट एंट्री हुई है, एक अंडर प्रिसिडेंटेड एडवांटेज है। दूसरे देशों की तरह एनर्जी इंटेंसिव मॉडल से बच सकते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत की एआई स्ट्रेटजी क्या है। बॉटम अप, एप्लीकेशन फोकस्ड एंड इकोनॉमिकली ग्राउंडेड एंड सोशली रेस्पॉन्सिव। और एक एआई इकोनॉमिक काउंसिल बनी है। ये इकोनॉमिक काउंसिल बनाने की सिफारिश अलग से गवर्नेंस काउंसिल की तरह है। इसका काम क्या होता, ई एडॉप्शन की स्पीड से लेबर मार्केट, स्किलिंग और ह्यूमन वेलफेयर के साथ कैलिब्रेट करना। परीक्षा में टिप्स क्या है इसके लिए कि हाँ, परीक्षा टिप्स, चैप्टर 14 का फोकस है इवोल्यूशन ऑफ एआई इकोसिस्टम इन इंडिया, द वे फॉरवर्ड, एआई इकोनॉमिस्ट इकोसिस्टम का विकास और आगे की रणनीति। अब एआई स्ट्रेटजी क्या है, डिसेंट्रलाइज, एप्लीकेशन ड्राइवन, फ्रूगल, रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, भारत का शहरीकरण, अब एक और न्यू अध्याय है, भारत का शहरीकरण स्थिति। भारत में शहरों की 2011 की सेंसस में A1 क्लास शहरों की आबादी 70% से प्लस है, शहरी लोग रहते हैं। मेट्रोपॉलिटन शहर जो 10 लाख प्लस के 52 शहरों में 42.3% कुल शहरी आबादी रहती है। मतलब भारत का शहरीकरण टॉप हैवी, जो बड़े शहरों पर ज़्यादा निर्भर है और छोटे शहरों में कम विकास हुआ है। अब शहरी इंफ्रा और कनेक्टिविटी, शहरी इंफ्रा और कनेक्टिविटी, हाई स्पीड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम जैसे नमो भारत, RRTS, शहरी और आसपास के इलाकों में ट्रेवल टाइम कम करना, जॉब एक्सेस बढ़ाना और पॉलीसेंट्रिक ग्रोथ। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट शहरी में कि स्मार्ट सिटी है ना, जो चलाया था स्मार्ट सिटी मिशन, जो 9 मई 2025 तक 8,067 प्रोजेक्ट में से 90% प्लस प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और इसमें निवेश है 1.64 लाख करोड़ का स्मार्ट सिटी मिशन में। स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन प्लस अमृत 2.0, जिसे ओपन डेफिकेशन लगभग खत्म हो चुका है और सैनिटेशन में बड़ा सुधार हुआ है। परीक्षा में पॉइंट क्या आ सकता है, ये 15 चैप्टर का मुख्य फोकस, मेकिंग इंडिया सिटीज वर्क फॉर इट्स सिटीजन, शहरों को नागरिक के लिए काम करने में लायक बनाना। शहरीकरण पैटर्न, टॉप हैवी में 70% प्लस आबादी रहती है। स्मार्ट सिटी मिशन का स्टेटस क्या है, स्मार्ट सिटी का स्टेटस है कि 90% से ज़्यादा लोग प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और 1.64 लाख करोड़ इसमें निवेश किया गया है। ठीक है, और समस्या क्या आ रही, इंफ्रा लैक से एग्लोमरेशन बेनिफिट्स कम है। अब लास्ट अध्याय, वैश्विक चुनौतियाँ, ट्रैक फेमेंटेशन, जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, एनर्जी वेपनाइजेशन जो इंटरनेशनल है वो है लास्ट वाला। भारत को क्वेश्चन नॉट पेसिमिज्म, यानी सतर्कता के साथ निराशा नहीं होना है। इसमें तीनों की भूमिका बताई है कि राज्य सक्षमता बढ़ाए, डेरेगुलेशन
स्मार्ट रेगुलेशन और इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, प्राइवेट सेक्टर, इनोवेशन, निवेश और ग्लोबल इंटीग्रेशन, नागरिकों की भूमिका जिसमें भागीदारी, लाइफस्टाइल चेंज, ये सब इसमें है। अब इस 16 अध्याय का जो एग्जाम में क्या आ सकते हैं, इसका फोकस है बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक रेजिलिएंट एंड स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंसिबिलिटी, जो तीनों के लिए है, राज्य, प्राइवेट और नागरिकों के लिए। और मुख्यतः तो स्टेट कैपेसिटी, प्राइवेट सेक्टर, इनोवेशन, सिटीजन पार्टनरशिप। और रणनीति क्या है भारत की, क्वेश्चन नॉट पेसिमिज्म, ठीक है, ये भारत की रणनीति है। तो ये था पूरा का पूरा 2025-26 का एनालिसिस, जो आज 30 तारीख है, शहीद दिवस, आज हमने पूरा एनालिसिस किया है। तो लास्ट तक आपने देखा, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब इकोनॉमिक्स शुरू है तो इसमें आंकड़े ज़्यादा थे, तो कुछ लोग बोर भी हुए होंगे, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहीं रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।